नेहरू की अदूरदर्शिता, उनकी बेटी इंदिरा की जल्दबाजी और करुणानिधि के कपट के कारण आज भी लाखों मछुआरा परिवारों का जीवन और उनकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 90 के दशक में भारत के स्मॉल टाउन्स में बड़े हो रहे दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी एक रूटीन होमवर्क हुआ करता था। घर के बड़े बुजुर्गों को प्रतिदिन अखबार पढ़कर सुनाना। समाचार पत्र पढ़कर सुनाते समय कश्मीर और तमिलनाडु से आने वाली रूटीन खबरों के हेडलाइन मुझे आज भी मुंह याद हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। अलगाववादियों ने घाटी में विदेशी पर्यटक का रेता गला। श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों पर की गोलीबारी। श्रीलंका ने 26 मछुआरों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु में उबाल, आदि आदि। सौभाग्य से कश्मीर घाटी में अब शांति धीरे धीरे वापस लौट रही है। अब समय ही बताएगा कि कब तक कश्मीरी पंडित भी अपने घरों को लौट पाएंगे। लेकिन तमिलनाडु के लगभग 10 लाख असहाय मछुआरों की स्थिति पिछले 50 सालों से जस की तस बनी हुई है। इस वीडियो को शूट करते समय भी कच्चतीवु द्वीप के आसपास के ट्रबल्ड वाटर्स में मछली पकड़ता हुआ कोई गरीब भारतीय श्रीलंकाई सेना के हाथों प्रताड़ित हो रहा होगा और भारत के अनुदान पर पल रहा एक पिद्दी सा देश और इसकी नौसेना ये निर्णय ले रही होगी कि उस तमिल मछुआरे को गोली मार दी जाए या बंदी बना लिया जाए या फिर उसके बोट को जब्त कर उसे अपमानित कर वापस भेज दिया जाए। अब आप पूछना चाहेंगे कि श्रीलंकाई नौसेना भारतीयों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करती है और क्यों हमारी सरकार इस विषय पर विवश दिखती है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पाक स्ट्रेट में कच्चतीव आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर चल रहा विवाद पिछले 5 दशकों से भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के संस्थापक करुणानिधि के मौन समर्थन से 285 एकड़ में फैले इस द्वीप का संप्रभु अधिकार श्रीलंका को सौंप दिया था। भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार श्रीलंका ने पिछले 20 वर्षों में 6,184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है और उनकी मछली पकड़ने वाले 1,175 जहाज़ों को जब्त कर लिया है। एक गैर सरकारी आंकड़े के अनुसार श्रीलंका की नेवी ने अब तक 245 मछुआरे मार दिए हैं। इस साल अब तक कुल 18 भारतीय बोट्स और 146 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1074 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर बसे 13 जिलों में रहने वाले लगभग 10 लाख मछुआरों की दुर्दशा तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव अभियान में बीजेपी का ब्रह्मास्त्र बन गया है। मोदी सरकार पर रेल, रोड और एयरपोर्ट बेचने का आरोप लगाने वाली इंडी अलायंस अब खुद देश बेचने के आरोप झेल रही है। बीजेपी मछुआरों की दुर्गति का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ मछुआरा समुदाय को अपने पक्ष में करना चाहती है, जो अपने वोट के ताकत से तमिलनाडु के 12 से 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव की दशा और दिशा बदल सकते हैं। हालांकि राज्य की डीएमके सरकार और उनके सहयोगी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने के टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, लेकिन अब डीएमके को जनता को जवाब देते नहीं बन रहा है कि क्यों उन्होंने इतने महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में दशकों से जनता को अंधेरे में रखा। इस देश के नागरिक होने के नाते आपको भी ये जानने का अधिकार है कि कच्चतीवु द्वीप श्रीलंका को कैसे और क्यों उपहार में दिया गया था। नेहरू की अदूरदर्शिता, उनकी बेटी इंदिरा की जल्दबाजी और करुणानिधि के कपट के कारण आज भी लाखों मछुआरा परिवारों का जीवन और उनकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये सर्वविदित है कि नेहरू गांधी परिवार भारत को अपने बाप की जागीर समझता है, इसलिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए भारत के भूखंडों को दान देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग में पैदल नेहरू अक्साई चीन को बंजर बताकर चीन को उपहार में दे देते हैं। नाइव नेहरू कभी युद्ध के निर्णायक मोड़ पर पाकिस्तान को पीओके दे देते हैं तो कभी स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट कोको आइलैंड म्यांमार को दान कर देते हैं। शायद इन्हीं जियोपॉलिटिकल ब्लंडर्स से प्रेरित होकर इंदिरा गांधी ने 1974 में कच्चतीवु आइलैंड श्रीलंका की झोली में डाल दी थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कच्चतीवु आइलैंड की पूरी कहानी क्या है, इंदिरा सरकार ने इसे श्रीलंका को क्यों दिया था और कच्चतीवु भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कच्चतीवु द्वीप का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है आरटीआई आवेदन से निकल कर आई नई जानकारी।
दरअसल तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरटीआई दायर कर कच्चतीबू के बारे में पूछा था। जब आरटीआई का जवाब आया तो उसमें कहा गया कि सन 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो बंडारनायके ने समझौता किया था। इसके तहत कच्चतीबू को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। दरअसल 1974-76 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं समझौतों के तहत कच्चतीबू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्चतीबू द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से हुआ था। यह द्वीप 17वीं शताब्दी में राजा रामानंद के अधीन था और ब्रिटिश शासनकाल में इसका अधिकार मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया था। 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस भूमि पर दावा किया, पर विवाद अनसुलझा रहा। आज़ादी के बाद इसे भारत का हिस्सा माना गया। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद श्रीलंका ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय नौसेना उनकी अनुमति के बिना द्वीप पर अभ्यास नहीं कर सकती है। अक्टूबर 1955 में सीलोन वायुसेना ने द्वीप पर अपना युद्धाभ्यास किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1961 को इस मुद्दे को महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता हूं और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई संकोच नहीं होगा। मुझे इसे अनिश्चित काल तक लंबित रखना और संसद में इस मुद्दे का बार बार उठाया जाना पसंद नहीं है। यह आधिकारिक बयान तत्कालीन राष्ट्रमंडल सचिव वाई.डी. गुंडेविया द्वारा तैयार किए गए एक नोट का हिस्सा है, जिसे विदेश मंत्रालय ने 1968 में संसद की अनौपचारिक सलाहकार समिति के साथ साझा किया था। ये बैकग्राउंडर कच्चतीबू मुद्दे पर 1974 तक भारत के रिस्पॉन्स में पॉलिसी पैरालिसिस को उजागर करता है। तत्कालीन विदेश मंत्री ने कहा था, इस मुद्दे की कानूनी पहलू बेहद जटिल है। मंत्रालय ने इस पर गहन चिंतन किया, लेकिन द्वीप पर भारत या श्रीलंका के संप्रभुता के दावों का स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाया। 1960 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतालवाड़ ने कहा था कि ज्वालामुखी विस्फोट से बने द्वीप पर भारत का दावा मजबूत है, लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने अपने कदम से खुद ही इस संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 1875 से 1948 तक रामंद या रामनाथपुरम के राजा को कोलंबो को शुल्क या करों का भुगतान किए बिना द्वीप पर निरंतर और निर्बाध अधिकार प्राप्त थे। आखिरकार 1951 में ब्रिटिश कालीन जमींदारी कानून के उन्मूलन के बाद द्वीप पर राजा के अधिकार मद्रास राज्य में निहित हो गए। दस्तावेजों से आगे पता चलता है कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के कृष्ण राव ने भी ये निष्कर्ष निकाला कि भारत के पास एक अच्छा और मजबूत कानूनी मामला है। उसी वर्ष विपक्ष ने श्रीलंका का सामना करने में स्पष्ट अनिच्छा के लिए इंदिरा गांधी सरकार को घेरा था। संसद में विपक्ष ने इंदिरा गांधी को 1968 की यात्रा के दौरान उनके और श्रीलंका के प्रधानमंत्री डडली सेनानायके के बीच एक गुप्त सौदे के बारे में बढ़ते संदेह पर चिंता जताई थी। विपक्ष ने श्रीलंका द्वारा कच्चतीबू के तेजी से अधिग्रहण करने और द्वीप को श्रीलंका के मैप पर दिखाने का कड़ा प्रतिरोध नहीं करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार को निशाने पर लिया था। इसके जवाब में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने दलील दी कि देश को विवादित द्वीप पर भारत के दावे और श्रीलंका के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंधों की आवश्यकता के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश करनी होगी। सरकार द्वारा कच्चतीबू को निर्जन आइलैंड बताने पर मधु लिमे और रवि रे जैसे समाजवादी दिग्गजों को नेहरू द्वारा अक्साई चीन पर किए गए एक बेहुदा टिप्पणी याद आ गई, जब उन्होंने कहा था अक्साई चीन में घास का एक ब्लेड तक नहीं उगता है। 1973 में कोलंबो में विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत कच्चतीबू पर अपना दावा छोड़ देगा और जून 1974 में विदेश सचिव केवल सिंह ने व्यक्तिगत रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M करुणानिधि को इस बात से अवगत कराया। तब शर्त यह रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे और द्वीप में बने चर्च में भारत के लोगों को बिना किसी वीज़ा की जाने की अनुमति होगी। समझौते में भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा चिन्हित कर दी गई। 2009 में श्रीलंका ने पार्क स्ट्रीट में अपनी समुद्री सीमा की कड़ी सुरक्षा शुरू कर दी। तमिलनाडु की तमाम सरकारें 1974 के समझौते को मानने से इनकार करती रही हैं और श्रीलंका से द्वीप को दोबारा रिक्लेम करने की मांग उठाती रही हैं। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा इस समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके जरिए द्वीप को रिक्लेम करने की मांग की गई थी।
2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता इसी मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कच्चतीबू समझौते को रद्द करने की अपील की। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका को कच्चतीबू उपहार में देने वाले दोनों देशों के बीच दो संधियां असंवैधानिक हैं। मई 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने पीएम मोदी की मौजूदगी में एक समारोह में मांग की कि कच्चतीबू को वापस भारत में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार अप्रभावित रहें, इसके लिए इस संबंध में कार्रवाई करने का ये सही समय है। लेकिन आरटीआई दस्तावेज से पता चलता है कि कच्चतीबू को श्रीलंका को सौंपने से पहले तत्कालीन इंदिरा सरकार ने करुणानिधि से 2 बार परामर्श किया था। तब डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री करुणानिधि ने कहा था कि वो स्पष्ट राजनीतिक कारणों से केंद्र के फैसले को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने इंदिरा सरकार को आश्वासन दिया था कि डीएमके कच्चतीबू मामले पर अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित रखेगी और जनाक्रोश को नियंत्रण में रखेगी। इसलिए जब करुणानिधि के बेटे और वर्तमान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन मछुआरों की दुर्दशा के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराते हैं और मछुआरों की समस्या को समाप्त करने के लिए श्रीलंका से द्वीप वापस लेने की बात करते हैं, तो ये बहुत बेतुका और हास्यास्पद लगता है। सत्ता की भूखी परिवार प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कांग्रेस और डीएमके को केवल अपने परिवार के कल्याण की चिंता है, इसलिए वे तमिलनाडु के 10 लाख मछुआरों के वर्तमान, भविष्य और उनकी आजीविका को श्रीलंका को बेचने से पहले जरा भी नहीं हिचके। कांग्रेस और डीएमके के उस कुकृत्य का दंश तमिलनाडु का मछुआरा समाज पिछले 50 सालों से हर रोज झेल रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। देश, सभ्यता और संस्कृति पर इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राम राम।